नमस्कार, मैं महेंद्र अमूले। आज हम अपनी संक्रांत एमपीपीएससी 2022 की इस कक्षा के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 4 जो भारत और विश्व का भूगोल है उस पर एक विश्लेषणात्मक डिस्कशन करेंगे। शुरुआत हम भारत के भूगोल से करेंगे और साथ ही साथ जो जीएस पेपर 1 मुख्य परीक्षा उसमें यूनिट 2 जो है वो भारत का भूगोल है, तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे कवर भी हो जाएंगे आपके मुख्य परीक्षा के हिसाब से। तो फोकस हमारा रहेगा भारत के भूगोल पे। बिल्कुल इनिशियली हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो भारत का भूगोल है इसमें हम लोकेशन वाइज ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत की लोकेशन एक्चुअल में ज्योग्राफिकली कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इस तरीके का एक लोकेशन बेस्ड इंडिया के मैप में। तो ये क्वाड्रेट जो है चतुष्कोणीय है, जो है साइज में जो है भारत की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो लोकेशन है इंडिया का वो नॉर्थ ईस्ट हेमोस्फीयर के अंदर है और नॉर्थ ईस्ट हेमोस्फीयर में जो है इसकी ये लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो भारत की लोकेशन में अगर नॉर्थ साइड में हम देखें ऊपर, तो ये करीब करीब आपके जो है 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड में है ऊपर। और वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो ये करीब करीब 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास है, जबकि इधर जो है वो है आपके 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास। और अगर हम यहाँ पे लें दक्षिणतम भाग में तो ये करीब है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास। ये यहाँ पर आपके लक्षद्वीप है, ये वाला जो है लक्षद्वीप का लोकेशन है। और ये यहाँ पर जो है आपका अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र है और अंडमान निकोबार क्षेत्र के जस्ट नीचे में यहाँ ग्रेट निकोबार में ये आपका जो है ये 6 डिग्री 4 मिनट पे जो है ये आपके नॉर्थ लैटिट्यूड में जो है भारत की लोकेशन है। तो अगर हम समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इस पूरी लोकेशन में एक चीज़ जो देखने को समझ में आ रही है वो आप ये देख रहे हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है और इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में करीब करीब 2.4% क्षेत्र में जो है वो ओवरऑल भारत की स्थिति पूरे विश्व में जो है रशिया के बाद सेकंड नंबर की है और पॉपुलेशन में हम जो है आपके 7th नंबर की कंट्री हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट हेमोस्फीयर में है और इन बिटवीन ऑफ द लैटिट्यूड इन इंडिया सिचुएटेड इज 66 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास है। और हम बात करें अगर मेन लैंड से बात करें तो मेन लैंड से करीब ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री जो है 6 मिनट के आसपास है। एंड बिटवीन द लॉन्गिट्यूड अगर हम इंडिया की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से ये 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास है। तो ये आपने एक बेसिक यहाँ पर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर के आसपास है, जो पूरी दुनिया का 2.4% हिस्सा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सेकेंड हैं और पॉपुलेशन की दृष्टि से हम 7th नंबर के कंट्री हैं। अब अगर हम बात करें जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पूरी दुनिया में 7th नंबर के कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, और पॉपुलेशन की दृष्टि से हम चाइना के बाद जो है सेकंड नंबर के कंट्री है। मतलब पूरी दुनिया का 2.4% क्षेत्र हमारे पास है और हम 7th नंबर के कंट्री है और पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है करीब 17.5% के आसपास। और मैंने अभी आपको बताया कि 6.4 डिग्री से लेकर जो है ये जो ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि इंदिरा गांधी यहाँ 1977 में गई थी तो इस पिग्वेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट का नाम जो है तब से इंदिरा पॉइंट हो गया। 2004 में जब सुनामी आई थी 26 दिसंबर को, तो उस समय सुनामी के समय डूब भी गया था। और मुख्य भूमि से अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से तमिलनाडु से ये करीब करीब जो है ऊपर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास है। और ये जो मुख्य पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, ये कन्याकुमारी से लगभग लगा हुआ है तमिलनाडु में और यहाँ से इक्वेटर जो है करीब 876 किलोमीटर दक्षिण में है। उत्तरी बिंदु मैंने आपको बता ही दिया, उत्तरी कॉल जो है, और पूर्वी पश्चिमी बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी देशांतर पर। गोहर मोती गांव है यहाँ पर कच्छ जिले के पास। और पूर्वी बिंदु जो है वो किबुतु है 97 डिग्री 25 मिनट पर। ये अंजाव जिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है।
और इसके बाद जो है यहाँ पर हम एक बार एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है आपके, ये आपके 68 डिग्री 7 मिनट ये पश्चिम में है, 68 डिग्री ये 5 मिनट है ना, ये गौर माता, और ये 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये आपके ईस्टर्न साइड में है। और अगर इसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो लगभग मान के चलिए कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास जो है ये आपका उत्तरी कौल है ना, ये उत्तरी कौल है। ये 68 डिग्री 7 मिनट गोहर माता है, 97 डिग्री 25 मिनट जो है किबूतू है। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें नीचे तो ये यहाँ पर जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट ये आपके कन्याकुमारी के पास में, ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ये आपके यहाँ पर ये कन्याकुमारी के आसपास है, मुख्य लैंड के आसपास। तो ये चारों लोकेशन ये होगी। और अगर हम उत्तर से दक्षिण में देखें तो ये करीब 32 से 14 किलोमीटर है, और अगर पूर्व से पश्चिम में देखें तो करीब ये 29 से 33 किलोमीटर के 2933 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही। अब अगर हम बात करें तो मुख्य भूमि में सबसे ज़्यादा उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु की जो स्थिति है वो 30 डिग्री देशांतर पर है। मतलब अगर हम बात करें भारत के भूभाग में मुख्य भूमि से उत्तरी और दक्षिण बिंदु की अगर हम बात करें तो लगभग आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगभग मान के चलिए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास जो स्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी, और सेम ये स्थिति पूर्व से पश्चिम के बीच में भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो करीब उत्तर से दक्षिण में ये 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में करीब ये 2933 किलोमीटर के आसपास स्थिति है। और जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो थोड़ी कम होती जाती है और अक्षांशों के बीच की दूरी बनी रहती है। तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव ये है कि 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार होने के कारण भारत में बहुत सारी क्लाइमेट से संबंधित कंडीशंस हैं, और मृदा और वनस्पति जो सॉइल और वेजिटेशन है उसमें भी डिफरेंट प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। और इसी वजह से भारत में जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हम इसको कहीं ना कहीं विभाजित करते हैं। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के यहाँ पे गुजरती है। इसमें एक आपका गुजरात है ना, आप ग्लोब में समझ लीजिए कि ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे, यहाँ पर विषुवत रेखा है, और ये ऊपर जो लाइन है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये जो नीचे लाइन है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इससे करीब 8 राज्य गुजरते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के 14 जिले गुजरते हैं वैसे भारत के 8 राज्य। इसमें पहले नंबर पर आपके गुजरात है, दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है, तीसरे पे आपके मध्य प्रदेश है, चौथे पे आपके छत्तीसगढ़ है, पाँचवें पे आपके झारखंड है, छठवें पे आपके पश्चिम बंगाल है, सातवें पे त्रिपुरा है, आठवें पे मिजोरम है। इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि कर्क रेखा से होकर के कौन सा राज्य नहीं जाता है, 3 से 1 गलत दे देगा। तो ये आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे। पहले नंबर पे ये आपके गुजरात है, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पहले नंबर पे कर्क रेखा से होकर गुजरने वाला जो राज्य है ये आप गुजरात है, देखिए। दूसरे नंबर पे आप देखिए ये राजस्थान है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ आपका झारखंड है ना। नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे तो आपका ये त्रिपुरा है, और ये आपका मिजोरम है। तो करीब ये 8 राज्य जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं कर्क रेखा से। हो सकता है प्रश्न बन जाए यहाँ से। अब अक्षांश का जिस तरीके से प्रभाव है हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे देशांतर के प्रभाव की। तो देशांतर जो है अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की तो 30 डिग्री देशांतर का जो है प्रभाव देखने को मिलता है, और भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों ही में ये स्थानीय समय में जो है कहीं ना कहीं 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है, 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें तो करीब जो आपकी पृथ्वी है, आप ये मान के चलिए कि वृत्त के साइज में 360 डिग्री पे आप ये मान सकते हैं, 360 डिग्री पे, और 24 घंटे का समय होता है। तो 360/24 ये करीब हो गया 15 डिग्री। तो 60 मिनट में लगभग मान के चलिए कितना है 15 डिग्री। तो 60/15 मतलब करीब मान के चलिए कि 1 डिग्री को घूमने में लगेगा आपको कितना 4 मिनट का समय। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो इलाहाबाद प्रयागराज नैनी के पास से जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा लोकल समय हम डिसाइड करते हैं ये गुजरता है। तो ये करीब 5 राज्य यहाँ से गुजरते हैं, यूपी, दूसरा आपका एमपी, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और 5वां आपका आंध्र प्रदेश। तो ये तो खैर जो बात है वो बात है। यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि ये जो 82.5 अगर हम इसको तोड़ें तो 82 × 4 धन 1/2 × 4
है ना। तो ये 82x4 करीब हो गया 328 मिनट, और ये हो गया आपका दूसरे कट गया 2 बार तो ये 2 मिनट, ये हो गया आपका 330 मिनट। 330 मिनट को हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 5 घंटे 30 मिनट का करीब करीब अंतर है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 82.5 को आप तोड़ लो इस तरीके से 2 भागों में, एक 75 डिग्री और एक 7.5 मिनट। तो जब 15 डिग्री पर हो गया आपका 1 घंटा 1 आवर, तो 15 × 75 ये हो गया 5 घंटा। और जब 15 डिग्री पे हो गया 1 घंटा, तो आपके 7.5 डिग्री पे हो जाएगा आपका आधा घंटा, तो ये 7.5 का हो गया आपका 30 मिनट। तो आप ऐसे भी पकड़ के कर सकते हो, 5 घंटे 30 मिनट का जो है हमारा लोकल समय में अंतर होता है। और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये जो है 5 जगह से जो है ये लाइन जाती है, प्रधान मध्याह्न जो लाइन है बॉर्डर ऑफ सीमा को अगर हम देखें तो। और एक जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, ये अभी एक कमेटी बनी है अजय माथुर कमेटी। वो अजय माथुर कमेटी ये कह रही है कि जो आपका 82.5 जो है, इसके अलावा जो है आधे घंटे का जो डिफरेंस है, इसको जो नॉर्थ ईस्ट से भी लेना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू अजय माथुर कमेटी, ये अजूर माथुर कमेटी के आधार पे जो है सेकंड जीएमटी लाइन जो है ये डिसाइड की गई है। ये आपके असम और मिजोरम, इन 2 राज्यों को जो नॉर्थ ईस्ट के लेकर के काउंट करने को लेकर डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये अजय माथुर कमेटी जो है, ये ग्रीनविच के सेकंड ग्रीनविच लाइन है, इसको लेकर के ध्यान में रखना है आपको। तो हमने ये आपको अक्षांश का प्रभाव बताया, उसमें हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 8 राज्य बताए कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने आपको जो है ग्रीनविच से जाने वाले 5 राज्यों के बारे में बताया कि एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब हम बात करेंगे अगर बाउंड्री लाइन की, तो भाई हमारी जो स्थलीय सीमा है, टोटल फोकस हमारा एग्जाम पर है और एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बॉर्डर ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारी टोटल जो स्थलीय सीमा है करीब ये 15,106 किलोमीटर लगभग मान के चलते हैं। अगर हम पूरा बुनियादी स्तर पर उसको काउंट करें तो 15,200 किलोमीटर के आसपास। और जो हमारी जो मेन लैंड है वो करीब 6100 के आसपास है, 5452 है। और करीब हम अगल बगल साइड को भी लगा लें नॉटिकल दूरी से काउंट करके तो करीब 6100 किलोमीटर, और द्वीपीय दूरी करीब 2000। तो ऑन एन एवरेज हम मान के चल सकते हैं जो हमारा कोस्टल बॉर्डर एरिया है वो 75-16 के आसपास है। तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल सिनेरियो है, इसमें जो हमारी स्थलीय सीमा है, ये हमारी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर के आसपास है। और हमारी ये जो पूरी कोस्टल लाइन है, ये वाली जो कोस्टल लाइन है जो अलग कलर से यहाँ पर ड्रा की हुई है, तो ये पूरी जो कोस्टल लाइन है ये आपकी 75-16.6 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात करी तो यहाँ पर हमारे राजनीतिक भूगोल के अंदर कई बार प्रश्न बनते हैं कि भाई भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगी हुई है। जैसे 2017-18 में उन्होंने एक प्रश्न दिया था एमपीपीएससी में, उसमें 4 देशों से हमारी बाउंड्रीज की जो है सीमा को जो है काउंट करने के लिए बोल दिया था कि भाई ये 4 देश हैं, इनको बताइए आपको कौन सा देश हमारी भारत की सीमा को कितना छूता है। ठीक है, तो एक तो फार्मूला हमने बताया भैया प्रीलिम्स के हिसाब से अगर आपको याद रखना है कि भारत के कौन कौन से देश छूते हैं, तो हमने एक सिंपल तरीके से याद रखने के लिए आपको बता दिया कि भाई ये 55 से MB है ना। तो भारत को अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा छूता है 4096 किलोमीटर के आसपास, फिर चाइना छूता है 3488 के आसपास, फिर पाकिस्तान छूता है 3323 के आसपास, फिर नेपाल छूता है 1751 के आसपास, फिर म्यांमार 1643, फिर भूटान 699 और सबसे कम जो है अफगानिस्तान है ना। क्वेश्चन के पूछने के तरीके में थोड़ा बदलाव, 2013-14 में ऐसा पूछा था कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा जो है कैसे लगी, तो हम सीधे याद करके जाते थे, बांग्लादेश लगा देते थे। लेकिन 2018 में जो उन्होंने क्वेश्चन दिया तो उसमें बांग्लादेश के अलावा जो उन्होंने ऑप्शन में दिए तो 4 देश और डाल दिए थे। तो बांग्लादेश के बाद चाइना है, चाइना के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद जो है वो नेपाल है, नेपाल के पास जो है वो आपके म्यांमार है, म्यांमार के बाद जो है वो भूटान है, और भूटान के बाद जो है वो आपके अफगानिस्तान है। तो सबको आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। बांग्लादेश जो है वो 4096 के आसपास है, चाइना जो है वो 3488 के आसपास, पाकिस्तान से हमारी सीमा जो है वो करीब करीब आपके 3323 किलोमीटर के आसपास, नेपाल से हमारी सीमा 1751 के आसपास है। तो ये आपको याद रखना है ना। बांग्लादेश 4096, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान सबसे कम सीमा को यहाँ पर छूता है। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। तो बांग्लादेश से जो है सबसे ज़्यादा सीमा यहाँ पर लगी हुई है। तो बांग्लादेश जो है
वो 4096 के आसपास। और बांग्लादेश से जो है त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसको जो है जीरो लाइन जो है त्रिपुरा को कहा जाता है। और इसके बाद हमने बताया आपको जो है जो चाइना है, चाइना करीब करीब 3488 किलोमीटर के आसपास है। तो जो भारत और चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन है, ये 1914 में बनी थी। ये भी कई बार पूछ लेता है कि भाई भारत और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, तो मैकमोहन लाइन है, ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो है आपके रेड क्लिफ लाइन, जो एक सब सिक्वेंशियल लाइन है। एक बार एमपीपीएससी ने पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन सब सिक्वेंशियल लाइन है, अध्यारोपित लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन है। इसको 1947 में निर्धारित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और आज की डेट में अफगानिस्तान के बीच में, बट जिस समय 1893-94 में निर्धारित की गई थी उसमें ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य में थी। तो ये तीनों लाइन जो है आपको याद रखना है। ये रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है मैकमोहन लाइन भारत चाइना, और तीसरा आपको याद रखना है डुरंड लाइन। ठीक है क्या? और एक जो खास बात है जो कभी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है इस तरीके से कि नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये जो नेपाल, म्यांमार और भूटान है, ये जो तीनों हैं, ये भारत के बीच में जो है वो आपके नेचुरल बाउंड्री बनाने वाले देश हैं। नेचुरल बाउंड्री, बाकी के जो है वो सब सिक्वेंशियल कंट्रीज हैं। तो नेचुरल बाउंड्री कौन बनाता है, इस तरीके का भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नेचुरल बाउंड्री कौन इनके बीच में बनाता है। तो हमने आपको ये बताया कि भाई भारत की अगर रेंज हम देखें नॉर्थ टू साउथ करीब 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो 2933 किलोमीटर है। और उसके बाद हमारा देश का जो बाउंड्री है वो इन देशों से लगा हुआ है ना। तो हमने बी फॉर बचपन से बांग्लादेश बता दिया, CH फॉर आपका चाइना बता दिया, P का मतलब हो गया पाकिस्तान, A का मतलब हो गया आपके पाकिस्तान के बाद फिर नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान, है ना। इसके बाद जो हमारी तटीय सीमा है, मुख्य भूमि करीब 6100 किलोमीटर, और जो द्वीप है हमारे अंडमान निकोबार वो 2000। तो दोनों मिलाकर के जो है लगभग मान के चलिए तटीय सीमा हमारी 75 तो 16 के आसपास। मुख्य भूमि हमारी लगी हुई है और द्वीप लगे हुए हैं। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हमारे महत्वपूर्ण द्वीप है जो करीब 2094 के आसपास लगे हुए, और ये टोटल मुख्य सीमा हमारी लगभग 6100 किलोमीटर, है ना। ऑन एन एवरेज देखें तो 5422 के आसपास। इसमें गुजरात हमारा तटीय सीमा में लगा हुआ है, कोस्टल एरिया में, है ना। इसके बाद अपना आंध्र प्रदेश लगा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ गुजरात से लगा हुआ महाराष्ट्र लगा हुआ है, इधर यहाँ पे केरला लगा हुआ है, यहाँ पे उड़ीसा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कर्नाटका लगा हुआ है, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल लगा हुआ है, यहाँ पे आपके गोवा लगा हुआ है। इसके अलावा जो है आपके पुडुचेरी और दमन और दीव भी इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है, जो सबसे ज़्यादा कोस्टल सीमा है, वो सबसे ज़्यादा कोस्टल सीमा जो है वो गुजरात में है। ये आप ज़रूर याद रखे जाएँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारी हम बात करें कोस्टल लाइन की बात करें, तो कोस्टल लाइन हमारी हमने आपको बताया कि करीब करीब 75-16.6 किलोमीटर के आसपास हमारी कोस्टल लाइन है। और अगर इसको हम मेन लैंड से देखेंगे तो करीब करीब 6100 किलोमीटर के आसपास है। और मैक्सिमम जो अगर एरिया देखेंगे तो वो गुजरात है साहब, उसके बाद जो है वो अंडमान निकोबार जो है इधर सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन में। लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो पहले नंबर पर गुजरात है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर जो है वो तमिलनाडु है। अब अंडमान निकोबार के बारे में अगर बात करें तो अंडमान निकोबार अगर हम ऑन एवरेज देखें तो करीब करीब 1900 किलोमीटर के आसपास जो है ये कवर करता है। जबकि अगर हम गुजरात को देखें तो अप्रॉक्सी करीब करीब 1600 किलोमीटर के आसपास बात करता है। तो ये हमने यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि जो गुजरात वाला कोस्टल एरिया है, गुजरात वाला जो कोस्टल एरिया है वो लगभग मान के चलिए आपके गुजरात वाला कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे, तो लगभग मान के चलिए कि गुजरात के साथ ये दमन और दीव से भी लगा हुआ है, काठियावाड़ वाला पूरा का पूरा भाग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि जो है आपके फिर नीचे की तरफ हम आएंगे तो गुजरात के बाद जो है आपके ये कोंकण तट है महाराष्ट्र वाला, और महाराष्ट्र के बाद फिर जो है कन्नड़ तट है कर्नाटका वाला, फिर केरल में आएंगे तो मालाबार है, फिर इधर कोरोमंडल में आपका चले गए तो आपका तमिलनाडु है, और ये फिर आंध्र प्रदेश में आपका नार्थन सरकार है, और आपके उत्कल कोस्ट जो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई जो डुरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जब आज की डेट में अगर डुरंड पूछेगा तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और रेड क्लिफ लाइन जो है ये अध्यारोपित लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चाइना के बीच में है ना। तो ये मैकमोहन लाइन ये भारत और चाइना के बीच में है, और डुरंड लाइन जो है ये इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और ये जो रेड क्लिफ लाइन है जो अध्यारोपित लाइन है ये भारत और
पाकिस्तान के बीच में। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा आप इत्मीनान से समझेंगे, देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। यहाँ पे देखते चलना, बेसिक हम जो है भूगोल का पूरा पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये तटीय सीमा आपको देख रहे हैं। तटीय सीमा में आपको ये देखना है कि तटीय सीमा में जो है बेसिकली तटीय सीमा जो है, ये तटीय सीमा वाले जो देश राज्य हैं, वो तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो तटीय सीमा में आप देखेंगे सबसे पहले गुजरात, में भी चर्चा कर रहा था गुजरात पे। तो गुजरात करीब करीब मान के चलिए 1600 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र को ये छूता है। और जो गुजरात का पूरा कोस्ट है, ये गुजरात और दमन द्वीप से लगा हुआ है। हाल ही में जो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली जो है वो जुड़ गया है कहीं ना कहीं। तो ये गुजरात का कोस्टल जो है ये मैक्सिमम है, करीब करीब 1600 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है ये गुजरात को कई बार प्रश्न बन जाता है। तो ये गुजरात और जो दमन द्वीप वाला पूरा इलाका, ये गुजरात और जो पूरा दमन द्वीप वाला इलाका है, ये वाला ये पूरा ये काठियावाड़ा कोस्ट के एक नाम से जाना जाता है। इसको बेसिकली जो है वो काठियावाड़ा भी कहते हैं। हम बताएंगे भारत में करीब 43% भाग पर मैदान है, 28% भाग पर प्लेटू है, 18% भाग पर हिल है और 11% भाग पर जो है वो पर्वत है। तो हम आपको जब पढ़ाएंगे पठार, मैदान, पर्वत और पूरा का पूरा क्षेत्र, तो उसमें डिटेल में हम काठियावाड़ा भी आपको बताएंगे। इसके बाद जो ये कानकुन कोस्ट है जो कि महाराष्ट्र और गोवा से लगा हुआ है, ये महाराष्ट्र और गोवा वाला जो पूरा पार्ट है ये कानकुन जो है कोंकण कोस्ट है। और कोंकण रेलवे परियोजना भी यहाँ पर 1990 से चल रही है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसपोर्ट के तहत जो रिलायंस बना रहा है, और इसको 2014 में राष्ट्र के नाम समर्पित भी किया है। इसके बाद केरल वाला जो तट है ये आपका मालाबार तट है, ये वाला केरल वाला तट। और ये इसके अलावा जो कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट जो आपके मंगलोर वाला पार्ट है, कर्नाटका वाला पार्ट, ये कन्नड़ तट है। इसके बाद यहाँ लक्षद्वीप इससे लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें इधर तो ये तमिलनाडु में ये जो है कोरोमंडल वाला भाग है पूरा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में ये नॉर्दर्न सरकार है। उसके बाद उड़ीसा में अगर जाएंगे तो ये उत्कल तट है। और बंगाल वाला जो पूरा का पूरा इलाका है ये बंगाल के तट के नाम से। और 4 कोस्टल एरिया अगर हम देखेंगे तो अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पेडुचेरी और उसके बाद जो है वो आपके दमन और दीव, ये भी जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं कोस्टल एरिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपने देखा यहाँ पे कि भाई लॉन्गेस्ट जो कोस्टल लाइन है वो अंडमान निकोबार है 1900 किलोमीटर, और राज्य वाइज देखेंगे तो गुजरात है 1600, और स्मॉलेस्ट कोस्टल लाइन जो है वो दमन और दीव है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्मॉलेस्ट का एक बार। अब अगर भारत के बाउंड्री को हम देखें कि भारत के कौन कौन से राज्य कहाँ कौन सा पड़ोसी देश अपने कौन से राज्य को कवर करता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई सिक्किम एक ऐसा राज्य जो 3 देशों की सीमा से लगा हुआ। तो अगर पाकिस्तान से देखें हम तो पाकिस्तान से गुजरात है, आपके राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, और अब लद्दाख है, कोई यूनियन टेरिटरी बन गया। तो आपको याद रखना है ना, ऐसे फार्मूला बना के भी याद रख सकते हो अब, जर पग है ना। तो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, इसके बाद ये राजस्थान हो गया, ये पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, है ना। करीब 3300 और समथिंग किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान से हम लगे हुए हैं, उसके 3323 के आसपास। उसके चाइना से हम लगे हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश ये भी करीब 3488 के आसपास। नेपाल से 1751 के आसपास है, यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम यहाँ भी आ गया, सिक्किम यहाँ भी था। उसके बाद भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, तो सिक्किम यहाँ पे भी आ गया। सिक्किम वो राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है, एक चाइना से घिरा हुआ है, दूसरा नेपाल से घिरा हुआ है, तीसरा भूटान से घिरा हुआ है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा को छूता है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है ना। और म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को छूता है। अफगानिस्तान एकमात्र हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसको यहाँ पर जो है छूता है। तो इस तरीके का प्रश्न भी यहाँ पर बन सकता है कि भाई भारत में जो है नेचुरली अगर देखा जाए तो नेपाल, भूटान और म्यांमार जो है हमारी सीमा को जोड़ते हैं, बाकी के सब जो है सब सिक्वेंशियल है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है ना, जो 3 देशों को छूता है। तो आपको एक सिक्किम याद रखना है, यहाँ पे चाइना से छुआ हुआ है। दूसरा आपको एक यहाँ पे याद रखना है, नेपाल से लगा हुआ है। तीसरा आपको याद रखना है, भूटान से लगा हुआ है। दूसरा पूछ सकता है सबसे कम सीमा छूने वाला जो अफगानिस्तान और भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को छूता है, लद्दाख को। सबसे ज्यादा छूने वाला बांग्लादेश किसको छूता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर आपका वेस्ट बंगाल, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। लास्ट ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें तो एक नॉटिकल में करीब 1.852 किलोमीटर के आसपास होता है। और अगर हम अनक्लॉज रूल के आधार पर देखें तो अनक्लॉज रूल के आधार पर अगर हम देखें तो भारत की जो लोकेशन बैठती है, आप ये समझिए समुद्र तल से अगर हम इसके लोकेशन को ध्यान में रखें तो लगभग जो सागरीय विस्तार है
प्रायद्वीपीय भारत का बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल में अरब सागर है, ये मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। और यहाँ पर समुद्र तल जो है अरब सागर में थोड़ा सा अधिक देखने को मिलता है कंपेरेटिव। तो ये आप देखेंगे, ये आप 12 नॉटिकल में देख रहे हैं, 12 नॉटिकल। तो ये 12 नॉटिकल वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देखें, ध्यान से देखें। तो ये जो 12 नॉटिकल वाला एरिया देख रहे हैं, चित्र को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये 12 नॉटिकल, तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं आप, 12 नॉटिकल। पहली बात तो एक नॉटिकल में जो है, ये एक नॉटिकल में जो है, एक नॉटिकल में जो है वो 1.852 है। तो 12 नॉटिकल ये जो इधर की दूरी है, ये 12 नॉटिकल यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये 24 नॉटिकल यहाँ से यहाँ तक बंगाल खाड़ी। उसके बाद 200 नॉटिकल ये यहाँ से यहाँ तक, पूरा का पूरा एरिया। तो आप इस पूरे एरिया को आप देखेंगे तो ये जो बेसिकली सीमावर्ती सागर है जो 12 नॉटिकल है, बेसिकली ये जो है 12 नॉटिकल की जो दूरी है 1.852, ये उपयोग पूरी तरीके से जो है भारत करता है। संपूर्ण क्षेत्र पर एकाधिकार है। आधार रेखा टेढ़े-मेढ़े तट को जो है मिलाने वाली जो है एक प्रकार का इसका जो बेस है वो काल्पनिक है, परंतु ये पूरा 12 नॉटिकल पे भारत का अधिकार है। और जो संलग्न, ये पूरा सीमावर्ती सागर वाला इलाका कहलाता है। उसके बाद जो संलग्न सागर है वो 12 नॉटिकल के बाद जो 24 नॉटिकल तक की दूरी है, तो ये भारत को सीमा शुल्क की वसूली जो है उसके फाइनेंशियल राइट जो है यहाँ पर प्राप्त है। मतलब भारत सरकार जो है वो उसको इसके बाउंड्री के जो है सीमा के अधिकार प्राप्त हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नॉटिकल में 1.852 है। और उस आधार पे देखें तो ये जो पहली लाइन है ये टेरिटोरियल लाइन है जो 12 नॉटिकल तक है और ये यहाँ पर भारत का अधिकार है। उसका जो सेकंड जो है वो जो है कंटीजियस लाइन है जो यहाँ पर फाइनेंशियली राइट है, भारत सरकार शुल्क वगैरह लगा सकती है 24 नॉटिकल तक। और तीसरा जो है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि 200 नॉटिकल तक है। और ये भारत को यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने, नए द्वीप का निर्माण करने, नए नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करने और ये तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर इनको बेनिफिट है। और ये अनक्लॉज रूल जो आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ, अनक्लॉज रूल 1982, तो अनक्लॉज रूल 1982 को हम यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं और उसी नियम के आधार पर हमारा ये पूरा मामला चल रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो 12 नॉटिकल की दूरी है ये टेरिटोरियल एरिया है, ये भारत के हिस्से में है। सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपका टेरिटोरियल के बाद जो सेकंड है वो कंटिजीनियस है। और उसके बाद जो थर्ड वाला वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये तटीय सीमा के भारत के लगने से एक तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा मिल गई है, दूसरा जो दक्षिण भारत की जलवायु है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस लेवल पर बनी हुई है और इसी कारण भारत में जो है मानसूनी वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती रहती है। इतने सारे बंदरगाह हैं जिनसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह बढ़ाता है, हमारे ट्रेड को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाता है। तो ये सारे हमको यहाँ पे फ़ायदे भी हैं और ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत हमको आने में जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है ना, और मालदीव। और वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब बना था तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज हमारा राजस्थान है। एमपी और छत्तीसगढ़ जब साथ में थे 2000 तक तो एमपी था, अभी एमपी और छत्तीसगढ़ के बाद ये 3,52,000 हो गया, एमपी 3,08,000 है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा जिला गुजरात में कच्छ है, सबसे छोटा जिला माहे है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। सबसे ऊंचा बिंदु जो है वो K2 है, गॉडविन आस्टीन 8,611। सबसे छोटा बिंदु जो है -2 मीटर पे है कुडनाड, और कुडनाड जो है केरल में है और ये बेसिकली जो है केरल के आलापूजा और कोट्टपयम जिले में स्थित है। तो ये कुडनाड इस समय चर्चा में है। कुडनाड पूछ सकता है कि कुडनाड कहाँ पर है, हाल ही में जो चर्चा में है, तो कुडनाड केरला में है, वो आपको याद रखना है। अब हम फिजियोज्योग्राफी के अंतर्गत जा रहे हैं और हम इसमें आपको बताएंगे कि भारत की फिजियोज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले अगर डिवीज़न को जियोमॉर्फोलॉजिकल लेवल पर देखें तो भारत में अगर हम देखें तो करीब मैदान जो है वो 43% भाग पर है। मैदान जो है भारत में ये करीब 43% भाग पर है। उसके बाद प्लेटू है 27.7, हमने अभी आपको बताया था। पहाड़ी करीब 18.6 और पर्वत करीब जो है 10.5 के आसपास है। और ये पूरा का पूरा भारत का मैप देख रहे हैं। ये जो क्षेत्र है ये पूरा नया बना है, ये वाला पूरा एरिया जो है वो लेटेस्ट है और ये वाला जो भाग है ये आपका ओल्डेस्ट है ना। तो भारत की फिजियोग्राफी को आपने देखा कि किस तरीके से हमने बताया कि सबसे पहले 43% भाग पर करीब मैदान है, 27-28% भाग पे पठार है, 18% पे पहाड़ी है और करीब 11% भाग पर जो है
वो आपका जो है कहीं ना कहीं आपको याद रखना है कि वो जो है आपका बेसिकली जो है आपके पर्वत हैं। अब हम बात करेंगे कि हम समझने की कोशिश करें तो हिमालय हमारे ऊपर वाले क्षेत्र में है, उसके उत्तर के मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय भाग है, फिर कोस्टल एरिया है, फिर हमारे कुछ द्वीप वगैरह भी हैं, है ना। तो हम उनको द्वीप वगैरह को भी देखेंगे। ठीक है, हमारी क्लासें टू द पॉइंट होती हैं, पूरा फोकस एग्जाम फोकस हमारा डिस्कशन होता है। अभी अगर हम यूनिट 4 पे भारत के भूगोल पे चर्चा कर रहे हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण 101% जो है वो यूनिट 4 पे है, और हम यूनिट 4 को इस तरीके से यहाँ आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि आपका पूरा जो भारत का भूगोल वाला पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाए, चाहे वो फिजियोग्राफिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजनीतिक भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो, प्राकृतिक भूगोल हो, जनसंख्या भूगोल। इसके अलावा जो विश्व भूगोल में विश्व के पूरे महाद्वीप, विश्व के प्राकृतिक संसाधन और विश्व भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको पूरी दे दी जाए। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में जो तत्कालीन परिदृश्य में ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भारत की भूमिका विश्व पटल पर बन रही है विश्व के देशों के साथ, क्योंकि बिना भारत को जो है नज़रअंदाज करे दुनिया भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो भारत का जो वेटेज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है उस वेटेज को भी ध्यान में रखकर हम तत्कालीन परिदृश्य में हम पढ़ेंगे, और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि हम एग्जाम फोकस्ड बातें करें ताकि आपका प्री वाला पोर्शन जो है इस यूनिट 4 के माध्यम से कवर हो जाए, और जो आपका मीन्स वाला पोर्शन है उसमें जो है भारत का भूगोल यूनिट 2 में है, और यूनिट 1 में जो है वो विश्व का भूगोल है ना। उसी तरीके से जब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, उसका लेक्चर लेंगे, तो उसमें प्री में आपकी यूनिट 3 तैयार हो जाएगी, और इधर मीन्स में भी आपकी यूनिट 3 में जो है मध्य प्रदेश का भूगोल है। तो हमारा प्रयास रहेगा उस तरीके से आपको यहाँ पर हम पढ़ाते चलें। जो भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है वो हमारा जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे है ये आपका 9584928252, इस पर व्हाट्सएप पे अपना जो है नाम लिखकर अपना कोर्स का MPPSC प्री या मेंस या आपका क्या माध्यम है, पूरी जानकारी आप कहाँ से हैं और आप कोर्स कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, सारी जानकारी उसमें भेजें। और ये हमारा फ़ोनपे नंबर है। तो प्री की अगर क्लास ज्वाइन करना है तो 2100 रुपये आपको देना है, इसमें पूरा मटेरियल क्लासेस और PDF देंगे, और 3000 रुपये आपको मेंस के लिए देने। इसमें हम आपको पूरा बेसिक अप्लाइड कंसेप्चुअल एप्लीकेशन के साथ पढ़ा के 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर भी पूरा कंप्लीट कराएंगे, है ना। वो लाइव आंसर राइटिंग वाला सेशन आपका अलग से चलेगा। अब ये फिजिकली डिवीज़न अगर हम देखें तो ये वाला पूरा का पूरा इलाका जो है ये वाला ये आपका हिमालय वाला भाग है, और ये जो नॉर्दर्न मैदानी प्रदेश है ये आपका नॉर्दर्न मैदानी प्रदेश है, और ये आपके नॉर्दर्न मैदानी प्रदेश। इसके बाद ये पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, और इसके बाद जो है ये तटवर्ती मैदान हिस्सा है, ये तटवर्ती मैदान वाला हिस्सा है यहाँ पे, और इसके बाद जो इधर बच गया ये लक्षद्वीप है और ये आपका द्वीप वाला इलाका है। तो पूरा का पूरा आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जाएगा, और इसमें भी ये जो ये वाली लाइन है ये 16 डिग्री और ये आपकी ये 22 डिग्री। तो ये बीच का पूरा जो इलाका है ये यहाँ पर, क्योंकि जो है ये ऊपर जो है ये यहाँ पे बेसाल्ट से बना हुआ है, ये ऊपर वाला भाग जो है पूरा कैसे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो है ये ब्लैक सॉइल का इलाका है, ब्लैक सॉइल का इलाका है, और ये नीचे जो पूरा इलाका है वो रेड सॉइल का इलाका है। ये यहाँ पर बेसिकली बेसाल्ट है, और यहाँ पे बेसिकली ये ग्रेनाइट प्लस जो है वो नीस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिमाग में आपको सेट करके रखना है। ठीक, इसके बाद जो है अब हिमालय के अंदर हम बात करते हैं, हिमालय की लोकेशन पे बात करते हैं कि हिमालय कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है और किस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, और ना सिर्फ समझ में आती जाएंगी बल्कि बहुत अच्छे से आप उसको समझ भी पाएंगे कि हम क्या और क्यों बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका पूरा जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हिमालय, है ना। तो बेसिकली जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है ये आपको सबसे पहले समझना है कि भारत में जो पर्वत हैं वो करीब 11% भाग पर हैं। भारत में जो पर्वत हैं वो करीब जो है 11% भाग पर हैं, जबकि पहाड़ी जो है वो करीब जो है आपके मान के चलिए कि 18% भाग पर है। और इसका जो निर्माण है वो एक पूरी की पूरी प्रक्रियाबद्ध तरीके से हुआ है। इसका जो निर्माण है वो पूरी एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से हुआ है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ बेसिकली यहाँ पर देखिए अगर हम, तो ये वाला जो है ये आपके ये वाला जो भाग है ये है आपके पामीर की जो है पठार, या आप इसको संसार की छत भी कह सकते हैं, एक प्रकार का कनॉट, एक प्रकार की गांठ है ना। और ये यहाँ पर जो है ये आपकी ये है हिंदू कुश पर्वत, ये आपका जो है वो हिंदू कुश पर्वत है। और ये यहाँ पर इस तरीके से ये जो है ये जो है ये आपका है कुनलून पर्वत श्रृंखला,
ये कुनलून पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये बेसिकली अगर इस तरीके से देखें तो ये एक हेयर पिन बैंड मॉडल की तरह इसकी संरचना देखने को मिलेगी, जहाँ पे यहाँ पर आपको नंगा पर्वत मिलेगा, जिसको बैंड लगाते हैं ना, हेयर पिन बैंड मॉडल हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हेयर पिन बैंड मॉडल, या इसी को हम कहते हैं सिंटैक्सियन बैंड मॉडल, सिंटैक्सियन बैंड मॉडल भी इसको कहा जाता है। ये नंगा पर्वत हो गया। यहाँ पे हो गया आपके ये नामचा बारवा, इधर ये इस तरफ पे, इधर ये जो है ये आपका, ये यहाँ पर हो गया अराकान योमा, और ये इधर नीचे तरफ में ये इधर आ गया आपके, ये हो गया आपका सुलेमान पर्वत, ये पूरा हो गया सुलेमान पर्वत। तो अगर हम पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझें तो पर्वतीय प्रदेश में भारत का जो पूरा का पूरा ये वाला भाग है एक चाप के रूप में फैला हुआ है, और एक चाप के रूप में फैला हुआ है, एक सिंटैक्सियन बैंड के रूप में फैला हुआ है करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। और ये जो पूरा का पूरा वलित पर्वत श्रृंखला है, ये मान के चलिए आप 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैली हुई है। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब करीब 74 से 96, मतलब 22 देशांतर रेखाओं के बीच में जो है वो यहाँ पर हिमालय के पर्वतीय प्रदेश हैं। और यहाँ पे बहुत सारी हिमाच्छादित चोटियाँ हैं, बहुत सारी नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, बहुत सारी पर्वतमालाएं यहाँ पर हैं, और इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति को लेकर अपने अपने व्यू दिए। एक कोबर करके ज्योग्राफर थे, उन्होंने बोला कि जो है जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपस में जो है अलग हो रहे थे, जो ऊपर का पूरा वैगनर की थ्योरी में उन्होंने बोला था कि ऊपर उत्तर अमेरिका और नीचे दक्षिण अमेरिका, ऊपर उत्तर अमेरिका यूरोप है ना, साइबेरिया रशिया वाला क्षेत्र, नीचे दक्षिण अमेरिका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, एशिया वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला भाग जो है पूरा अंगारा लैंड या लॉरेशियन लैंड, और नीचे वाला जो पूरा भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड। जब ये अलग हो रहे थे तो वहाँ पे महाद्वीपों के अलग होने से, जो पेंजिया के भाग टूटने से महाद्वीप 7 भागों में बढ़ गए, और जो पानी वाला भाग था वो एक जगह आकर एकत्रित हो गया और वो 33 सागर बन गया। और इसी 33 सागर में पानी, मलबा, मिट्टी आकर इकट्ठे होते गए, और वहाँ पे जो भूसन्नति बनी, 33 सागर बना, उसी भूसन्नति से जो है ये पर्वतों का पालना उसको कहा गया, और वहीं से धीरे धीरे पर्वत का निर्माण होते गया। इन भूसन्नतियों के अंदर जो भूसन्नतियाँ थी, गहरी, लंबी थी, सक्रिय थी, उसमें छिछला सागर था, एक प्रकार का वाटर प्रोन एरिया था, एक प्रकार का जलमग्न क्षेत्र था, एक प्रकार का वाटर ब्लॉकिंग एरिया था। तो कोबर ने बोला कि आज से कई साल पहले, 7 करोड़ साल पहले जो है हिमालय के स्थान पर जो है एक 33 भूसन्नति थी, और वो वहाँ पर जो है वो अंगारा लैंड और जो है वो दक्षिणी गोंडवाना लैंड के नाम से जो है वहाँ पर बहुत सारी अग्रभूमियाँ थी, और ऐसे ऐसे करके जो है इसका निर्माण हो गया। फिर बहुत सारी नदियाँ वहाँ से निकल गई, अवसाद या सेडिमेंट जमा हो गया, और ऐसे करके जो है फिर ये निर्माण इसका बन गया, है ना। ये पूरी प्रक्रिया, कुछ लोगों ने कोबर के मत को जो स्वीकार नहीं किया, तो बाद में एक तुजो विल्सन करके व्यक्ति आया, उन्होंने पीटीटी थ्योरी दी, और पीटीटी थ्योरी में उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपस में जो विश्व की 6 प्रमुख प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें, उनके टकराने से बैनी ऑफ जून बना, और उस बैनी ऑफ जून के बनने से जो है भूसन्नतियों के अंदर जो है ये पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई। डिफरेंट व्यू, डिफरेंट तरीके से यहाँ पे डिफरेंट लोगों के द्वारा बताया गया। जो भी हो, फिर भी कोबर ने अपने व्यू दिए और पीटीटी वालों ने अपने व्यू दिए, और कोबर ने जो अपने व्यू दिए, उस कोबर के व्यू में जो है इस तरीके से बातें सामने आई कि भाई कैसे पहले ये दृढ़ भूखंड था, यहाँ पर एक प्रकार की जियो स्नो क्लाइन बनी और भूसन्नति बनी, और ये दृढ़ भूखंड जो था रिज्ड मास था, और ये रिज्ड जो मास था, ये रिज्ड मास जो था कोबर के अनुसार ये रिज्ड मास था, यहाँ पर ये दृढ़ भूखंड था। और इस दृढ़ भूखंड के अंदर जो है यहाँ पर जो है भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन का निर्माण हुआ। धीरे धीरे फिर क्या इनमें जो है ये फोरलैंड बन गए, अग्रदेश बन गए इधर, और ये और गहरी होती गई, और धीरे धीरे फिर इस तरीके की प्रक्रिया होती गई, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती गई, वलन पड़ गए, सेल पड़ गए, और ये फिर जो है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती गई। और फाइनली जो है ये देखिए आप, ये हिमालय बन गया, ये कुनलून पर्वत बन गया, और ये आपके तिब्बत का पठार बन गया, है ना। तो ये एक इन्होंने अपना यहाँ पर व्यू दिया, अपनी अवधारणा को दिया, अपने कंसेप्ट को समझाने की कोशिश अपने तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा की गई, कोबर के द्वारा। कुल मिला के इन्होंने ये बताया कि भाई ये जो है आपका तिब्बत का पठार है, और ये तिब्बत का पठार है 6100 मीटर की ऊंचाई पर, और 6100 मीटर की ऊंचाई पर जो तिब्बत का पठार है, तो यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत के पठार के ऊपर जो है ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय,
मिडिल हिमालय और जो शिवालिक है ना, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है, ये आकर के ऐसे टिक गए भैया। दुनिया में से कहीं नहीं होगा कि पठार के ऊपर जो है वो पर्वतों का टिकना देखने को मिला होगा। तो ये पूरी अप्रोच को जो है वो कहा गया आर्थो क्लिनिकल अप्रोच। और ये आर्थो क्लिनिकल अप्रोच के अंतर्गत जो है ये एक प्रकार की उत्तर दक्षिण संरचना का निर्माण हुआ और उस उत्तर दक्षिण संरचना के अंतर्गत जो है इस तरीके की लोकेशन देखने को मिली। इसी कारण जो है भारत में अगर आप देखेंगे तो ये आपका लघु हिमालय, और लघु हिमालय पर इस तरीके से लेटा हुआ जो है ये बृहद हिमालय है ना, ये इस तरीके की संरचना। और इसी लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में यहाँ पर जो है आपकी कश्मीर घाटी है, और यहाँ पर जो है बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में यहाँ पे महाभारत जो है वो घाटी है, काठमांडू घाटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कवर अप होती गई, और जो है ये इस तरीके से जो है यहाँ पर दृष्टिकोण जो है बना। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो है आपका ट्रांस हिमालय है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है आपका मुख्य हिमालय है, और नीचे वाला हिस्सा जो है आपका पूर्वांचल हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय है, ये मुख्य हिमालय है, और ये आपका पूर्वांचल हिमालय है। तो ऊपरी हिस्से में आप देख रहे होंगे पूरा पूरा ट्रांस हिमालय, ये पूरा मुख्य हिमालय, और ये पूरा पूरा आपका पूर्वांचल हिमालय। अब इसमें जो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख वाला जो पूरा भाग है काराकोरम है, कैलाश है, और लद्दाख वाला पूरा भाग है ये वाला, ये आपका ट्रांस हिमालय, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख। उसके बाद ये मुख्य हिमालय, और इधर आपका ये पूर्वांचल हिमालय। तो ट्रांस हिमालय बेसिकली जो है ये पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, जो लद्दाख और तिब्बत के बीच में है, और ये उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व के बीच में करीब देखा जाए तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, और लगभग इसकी जो चौड़ाई है वो 250 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी अगर हाइट देखी जाए तो करीब करीब वो 400 मीटर के आसपास है। और ये क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में ये शैडो एरिया में आता है, तो इस कारण यहाँ पे थोड़ी सी ड्राई परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, इसलिए वनस्पति का अभाव है। इसलिए जो हमारा लद्दाख वाला एरिया है वो थोड़ा सा शुष्क मरुस्थल भी है, और यहाँ पर जो है मरुस्थलीय परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, जैसे काराकोरम है ना, शिवालिक है ना, ये सारी की सारी आपको पर्वत श्रेणियाँ हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। ये ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ बेसिक बातें। अब ट्रांस हिमालय के अंदर आपके काराकोरम है, ट्रांस हिमालय के अंदर जो है आपके कैलाश है, लद्दाख है ना, ये देखेंगे आप देखेंगे ये लोकेशन में, तो काराकोरम है, कैलाश है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सारी की सारी श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आप इनका ये इस तरीके का एक चित्र यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये आपका काराकोरम भी है, जिसको एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया बोलते हैं। उसके बाद ये लद्दाख है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद ये जास्कर है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों की जो लोकेशन है वो ट्रांस हिमालय में। तो ये यहाँ पे नुब्रा वैली है, किसके बीच में, काराकोरम और लद्दाख के बीच में। और ये सिंधु नदी जो इंडस नदी है वो काय के बीच में से निकल रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच में से निकल रही है। यहीं से आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा जाई जाती है, कैलाश पर्वत जो है, और ये मानसरोवर झील भी यहीं पर है। तो जो आपके काराकोरम श्रेणी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये काराकोरम श्रेणी ये वाला भाग है ना। तो काराकोरम श्रेणी जो ये है यहाँ पे, इसको एक बार थोड़ा देख लेंगे काराकोरम श्रेणी को, जिसको एशिया की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है ना। ये वाला जो है इसको काराकोरम एशिया की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये वाला हो गया आपका लद्दाख, और तीसरे नंबर पर हो गया जास्कर। कई बार पूछ लेता है कि भाई सिंधु नदी जो है वो जो है कहाँ बहती है, वो लद्दाख और जास्कर से बहती है, फिर सिंधु जाके जो है वो पाकिस्तान में जाके जो है कराची के पास जो है अपना पूरा सेडिमेंट छोड़ देती है। वहाँ पे एक ओरंगी करके जगह भी है, जो अभी एशिया की सबसे ज़्यादा स्लम बस्ती हो गई है। महाराष्ट्र पहले इसमें था धारावी, अभी जो है ओरंगी जो है ये सिंधु नदी का जो कराची में जाकर के जो सेडिमेंट इकट्ठा होता है, वो एशिया की सबसे बड़ी जो है वो जो है स्लम बस्ती हो गई। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी स्लम बस्ती है वो रियो डी जेनेरो है ना। तो कई बार पूछ लेता भैया, नदियों का जो पानी है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आता है। उडीज और मर्गन ही कहते हैं कि भाई नदी का वेग जितना ज़्यादा होगा और उतनी ही तेज़ी से वो जो है अपने साथ जो है वो मलबा और तमाम प्रकार की चीज़ें लेकर आएंगे। तो ये जो काराकोरम श्रेणी है साहब, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी है, और इसी के पश्चिम में जो है पामीर की पठार है, और जिसको संसार की छत कहते हैं, और कैलाश पर्वत श्रेणी है।
और यहाँ पर जो है आपके गॉडविन ऑस्टिन K2 भी है 8611। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हिमनद हैं, जैसे बर्फ़ के पिंड हैं बतुरा, हिस्पर, बियाफो, बॉल्वेरो, और जो सियाचिन ग्लेशियर है 72 किलोमीटर का, जहाँ पर 1984 में ऑपरेशन में एक दूध चलाया गया था, वो भी यहीं पर है। और जो सियाचिन है वो नुब्रा नदी के हिमनद जो है वो नुब्रा नदी वहीं से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। ये जो नुब्रा नदी है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है। और ये नुब्रा घाटी जो है ये श्योक और नुब्रा घाटियों के बीच में से एक प्रकार की 3 भुजाओं वाली घाटी है, और एक तरफ से काराकोरम, दूसरी तरफ से लद्दाख है, उनके बीच में है, काराकोरम लद्दाख के बीच में। और जो प्राचीन स्थानीय नाम इसका ढुमरा भी है, इसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। और 2 कुब्बड़ वाले, क्योंकि यहाँ पे ऊँट भी किसी ज़माने में पाए जाते थे, और ये काफ़ी फेमस क्षेत्र है। और ये एक प्रकार का पूरा जो है एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, पूरा ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद जो लद्दाख है ये काराकोरम श्रेणी के जस्ट दक्षिण में है। तिब्बत की श्रेणी में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है, जैसे जैसे तिब्बत में इसका विस्तार होता है। और कैलाश पर्वत के दक्षिण में ही जो है वो मानसरोवर झील है, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपके रकापोशी है, और रकापोशी करीब करीब 77-88 मीटर के आसपास है। और एक खारदुंग ला जो भी चीनी घुसपैठ की वजह से चर्चा में था वो यहीं पर है, और वो श्योक और नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। और काराकोरम और लद्दाख के बीच में जो है लद्दाख का पठार है, जो एक प्रकार का अंतः पर्वतीय पठार है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और क्योंकि यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं और इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी लवणीय झीलें हैं और प्रकार की आंतरिक झीलें हैं, जैसे सिंधु नदी के पास थांड है, गंगा में जो इस प्रकार की डेल्टाई झीलों को जो है भील कहते हैं, केरल के पास कयाल कहते हैं, जम्मू कश्मीर में करेवा कहते हैं, आपके ब्रह्मपुत्र के आसपास इनको जो है बील कहा जाता है। और फिर हम बात करेंगे तीसरी जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में, और ये बिल्कुल जो है उत्तर पश्चिम से जो है नीचे की तरफ ये है, और ये कहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, तिब्बत में होता है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी वो कामेट है, और ये उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर पे है, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। तो लगभग हमने ये आपको बताने की कोशिश की कि भाई ट्रांस हिमालय की क्या लोकेशन है, और ट्रांस हिमालय किस तरीके से यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर से लगा हुआ है। और ट्रांस हिमालय जो है एक प्रकार का आउटर हिमालय है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय जो है बेसिकली ये आप देखेंगे कि 400 किलोमीटर के आसपास आप पूरा का पूरा रेंज देखेंगे। इसकी करीब मान के चलिए टोटल अगर देखेंगे तो 2400 किलोमीटर के आसपास जो है ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक है। अगर हम देखेंगे 2400 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर के आसपास है ना, मैंने आपको भी लोकेशन बताई थी। तो ये लगभग मान लीजिए नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक के जो है करीब मान के चलिए ये है। और ये इसकी खास बात ये है कि ये इसकी औसत ऊंचाई करीब मान के चलिए 6100 मीटर के आसपास है। अगर ऊपर देखें तो 400 किलोमीटर की मोटाई के साथ, और नीचे आते आते जो है 150 किलोमीटर। ओवरऑल लेंथ देखें तो 2400 किलोमीटर है, और इसकी जो ऑन एन एवरेज जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो करीब जो है वो 25 किलोमीटर के आसपास। और विश्व की सबसे जो है ऊंची पर्वत श्रेणी है। वर्ष भर जो है बर्फ से जमी रहती है, इसलिए बर्फ से जमी रहने के कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। बर्फ के बहुत बड़े जो पिंड होते हैं उनको बेसिकली जो है वो गुंज बोलते हैं, जो थोड़े छोटे होते हैं उनको मिंडल बोलते हैं, जो और छोटे होते हैं उनको रेस बोलते हैं, वो और छोटे होते हैं उनको उर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारी जो है स्नोलाइन एरिया है, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है 8848, जो आजकल 8850 हो गई है, हर 100 साल में 2 मीटर बढ़ जाती है, वो माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है। और एवरेस्ट को जो है तिब्बती भाषा में जो है वो चोमुलुंगवा कहते हैं, और हम लोग उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल वाले उनको जो है वो सागर माथा कहते हैं। और यहीं से जो है इसी ग्रेटर हिमालय से यमुनोत्री निकलती है, गंगोत्री निकलती है, सतोपंथ निकलता है, पिंडर निकलता है, मिलान निकलता है, और जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण नदियां उनका उद्गम यहाँ से होता है। एक प्रकार की एक सतत श्रेणी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आवागमन के लिए बहुत सारे दर्रे हैं, और उत्तर भारत में इन्हीं दर्रों को जो है स्थानीय लैंग्वेज में लॉ कहते हैं, है ना। और ये दर्रे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो ये नंगा पर्वत और जो नामचा बारवा, जो हेयर पिन बैंड मॉडल की मैंने बात की थी, तो ये आप देख सकते हैं लोकेशन में कि ये नंगा पर्वत और आपके ये नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बारवा तक की ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। 6100 मीटर इसकी हाइट है, और चौड़ाई इसकी करीब 25 किलोमीटर के आसपास है। तो ये नंगा पर्वत यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये आपका नामचा बारवा, और ये आपका जो है ग्रेटर हिमालय की लोकेशन आपको दिख रही है। अब अगर देखें
तो ये पूरा का पूरा इलाका ये एक प्रकार का सिंटेक्सियन बैंड मॉडल की तरह यहाँ पर फैला हुआ है, और सिंटेक्सियन बैंड के तौर पे इसको हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि सिंटेक्सियन बैंड ये एक प्रकार का है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई जो आपके कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर है, तो वो कश्मीर घाटी जो है वो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपका लघु हिमालय है, लेजर हिमालय, और ये यहाँ पर जो है ये ग्रेटर हिमालय मतलब वृहद हिमालय। तो कश्मीर घाटी जो है यहाँ पर है, तो ये वृहद हिमालय और ये पीर पंजाल के बीच में 2015 में पूछा था पीएससी ने, तो ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो है ये आपके कश्मीर घाटी है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है काठमांडू घाटी है, जो कि आपके महाभारत श्रेणी और वृहद हिमालय के बीच में है। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय जो है ये देख रहे हैं आपको लघु हिमालय की जो लोकेशन है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। लघु हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। ये आपके पीर पंजाल है, धौलाधर है, पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिप्पा है, मसूरी है, महाभारत है, चुरिया मुरिया है, उसके बाद ब्लू माउंटेन है मेघालय में, जो प्री में पूछा हुआ था। तो ये आपको बहुत सारी आपको लघु हिमालय के अंदर बहुत सारी चोटियां देखने को मिलेंगी। और ये मध्य हिमालय और हिमांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पर जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी है वृहद हिमालय और इसके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना। एक चीज़ याद रखेंगे आप, ये आपका ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक प्रकार की जो है वो सुचूर लाइन पाई जाती है, एक प्रकार की सुचूर लाइन पाई जाती है इस तरीके से, जैसे पैंट की जीप या किसी बैग की जीप होती है। तो ये सुचूर लाइन, इनको जो है इंडस सांगपो सुचूर जोन कहा जाता है ना। तो ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो है इस प्रकार के सुचूर जोन पाए गए। इस प्रकार के जो सुचूर जोन पाए गए है ना, इसको अगर इस कलर में नहीं दिख रहा है आपको तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ इस तरीके से, है ना। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो है ये वाला इलाका जो है ये आपका ये ग्रेटर, ये आपका हो गया आपका, ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो इस प्रकार के जोन पाए जाते हैं उनको बोला जाता है आपके इंडस सांगपो सुचूर जोन। ये हो गया सुचूर जोन, इंडस सांगपो सुचूर जोन। और जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय और जो मिडिल हिमालय के बीच में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। ये जो है यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है बेसिकली मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इनको ना, इनको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद जो यहाँ पर मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है बेसिकली मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये बोला जाता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और उसके बाद जो और नीचे शिवालिक और उत्तर के मैदान के बीच में पाए जाते हैं, शिवालिक और उत्तर के मैदान जो नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन के बीच में पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसको बोला जाता है बेसिकली मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इस प्रकार के सुचूर जोन, मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखिए सबसे ऊपर ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में इंडस सांगपो सुचूर जोन, ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, शिवालिक ग्रेटर हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और सबसे नीचे शिवालिक और जो नॉर्थ प्लेन है उसके बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। इतने प्रकार के यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये आपको यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधर, चुरिया मुरिया, आपके नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत श्रेणी और ये ब्लू माउंटेन जो भी पीएससी ने पूछा था जो मेघालय में है, वो सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कश्मीर में जो आपके झीलों के निक्षेप मिलेंगे जहाँ पर केसर वगैरह की खेती होती है, करेवा, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेंगे। 50 किलोमीटर के आसपास इनकी चौड़ाई होती है और 3700 से लेकर के 4500 किलोमीटर के आसपास जो है इनकी जो ऊंचाई होती है। और जो शिवालिक है वो अभी भी बन रहा है ये भाग, है ना। ये शिवालिक वाला भाग है, 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई और करीब 500 से 1500 मीटर के आसपास जो है इसकी ऊंचाई होती है। दक्षिणतम भाग है, खंडित पार्ट में, और सबसे नया भाग है ये। और यहाँ पे जो इसके पश्चिम भाग में दून है और पूर्वी भाग में जो है द्वार है, तो देहरादून और हरिद्वार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये खास तौर से जो पूरा क्षेत्र है शिवालिक वाला वो अपरदित हो चुका है, और शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है, मैंने जिस पर अभी आपको यहाँ पर चर्चा करी। तो ये लगभग मान के चलिए जो हमने यहाँ डिवाइड किया। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये तो जो भी हम बातें कर रहे थे
हिमालय का जो भी विस्तार था, ये हिमालय का विस्तार था। हिमालय का हम थोड़ा सा प्रादेशिक विस्तार भी देख लेते हैं, कई बार प्रादेशिक विस्तार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये वाला जो भाग है ये पूरा पूरा कश्मीर हिमालय है, ये जो कि सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक है। और उसके बाद जो सतलज से काली के बीच में है वो है कुमायूं हिमालय। सिंधु नदी और सतलज के बीच में है कश्मीर हिमालय, है ना। सिंधु नदी और कश्मीर के बीच में जो है वो आपके जो है सिंधु नदी और सतलज के बीच में जो है वो कश्मीर हिमालय है, करीब करीब 560 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद कश्मीर हिमालय के बारे में खास बात ये है, कश्मीर हिमालय के बारे में खास बात ये है, इसको अपन देखते चलते हैं, है ना। पहले एक बार देख लेते हैं पूरों को, फिर उसके बाद सबको अलग अलग देख लेंगे। कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज के बीच में, कुमायूं हिमालय सतलज से काली के बीच में, फिर नेपाल हिमालय काली से तिस्ता के बीच में है प्रादेशिक लेवल पर देखें तो, और काली से तिस्ता। और उसके बाद फिर असम हिमालय है, वो आपके तिस्ता नदी जो भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद है, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। आप लोकेशन देखेंगे किस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ये देखिए आप, है ना। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये आपका कश्मीर हिमालय है, ठीक है। ये आपका कश्मीर हिमालय, ये सिंधु और सतलज। और उन्होंने बताया कि सिंधु नदी का जितना मलबा सेडिमेंट है वो कराची में जाकर जो औरंगी नाम की जगह है वहाँ पर जो है धारावी से भी ज़्यादा जो है स्लम बस्तियाँ आज की डेट में, तो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती मिलती है आपको। तो ये सिंधु और ये सतलज के बीच में 560 किलोमीटर है, वेस्ट टू ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आएगा। ये पूरा पूरा सर्वाधिक चौड़ा भाग है। जास्कर, पीर पंजाल यही मिलेगा आपको, जोरजिल्ला, बुरजिल्ला, दर्रा आपको यही मिलेगा। इसके बाद है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय की लोकेशन देखिए 320 किलोमीटर के आसपास है, और कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर के आसपास है। 320 किलोमीटर के आसपास आपको जो है 320 किलोमीटर के आसपास जो है कुमायूं हिमालय आपको यहाँ मिलेगा। करीब करीब ये कश्मीर हिमालय से थोड़ा सा ऊंचा है। उत्तराखंड में आपके नंदा देवी है, कामेट है, त्रिशूल है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सब आपको ये मिलेंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, ये सब मिलेंगे आपको। जितने तीर्थ स्थल हैं वो मिलेंगे। इसके बाद नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की लोकेशन आप देखिए 800 किलोमीटर सबसे लंबा है। ये काली नदी से लेकर तिस्ता तक है। वो सिंधु से सतलज था, फिर सतलज से काली था। अब नेपाल हिमालय जो है वो सतलज से लेकर के, पहले सिंधु से सतलज, फिर सतलज से काली, अब ये काली से तिस्ता तक है 800 किलोमीटर, सबसे लंबा अभी तक का। और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धूलागिरी, अन्नपूर्णा सारी ऊंची चोटी मिलेंगी। इसके बाद ये असम हिमालय। तो असम हिमालय के बारे में ये समझ लीजिए कि असम हिमालय 720 किलोमीटर का है, कम ऊंचाई पर है। और ये असम हिमालय आपको यहाँ पे मिलेगा तिस्ता से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। अब ये जो है हम अपनी जो फिजियोग्राफी वाला पोर्शन है इसमें हम अब मैदानी भाग को देखेंगे, है ना। तो मैदानी भाग में उत्तर का मैदान जो है वो उत्तर के मैदान में आपका जो है आपको राजस्थान का मैदान है। भारत में क्योंकि 43% भाग पर मैदान है, तो 43% भाग पर मैदान है, तो लगभग जो है राजस्थान का मैदान, सतलज का मैदान, ये सारे के सारे पार्ट हमको यहाँ पे देखने हैं। राजस्थान का मैदान है, उसके बाद सतलज का मैदान है ऊपर, राजस्थान, सतलज, पहले नंबर पे आपके राजस्थान का मैदान हो गया, राजस्थान, है ना। यहाँ की जो धूल थी, बालू थी, वो उड़ उड़ के जो है धीरियन से दूसरी चली गई, वो रोही का मैदान बन गया। तो ये पूरा पूरा राजस्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता तो मरुस्थली थी, बाद में वो मैदानी बनी। ये भी क्वेश्चन था 2016 में प्री में। तो राजस्थान मैदान, इसके बाद ये सतलज का मैदान हो गया, उसके बाद ये गंगा का मैदान होगा, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, और उसके बाद फिर आ गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये पूरे मैदानी भाग जो भारत में 43% भाग पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके राजस्थान के मैदान की। तो राजस्थान का मैदान जो है ये आपको दिख रहा है, और राजस्थान का मैदान अगर देखें तो थार मरुस्थल के क्षेत्र से लगा हुआ है। और भारत में ये वाला पूरा का पूरा इलाका ये जो है ये आपका पूरा पूरा डिजर्ट वाला एरिया। दुनिया के किसी भी इलाके में जाओगे तो डिजर्ट आपको पश्चिम में मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपको देख लेंगे राजस्थान मैदान ये अरावली के बिल्कुल पश्चिम में है, और अरावली के ये पश्चिम में है। और मुख्य बात इसकी ये है कि यहाँ पर जो है खासतौर पे लूनी नदी है जो एक अंतःस्थलीय नदी है, और जो स्थल से चालू होकर स्थल पर ही खत्म होती है। और यहाँ पे बहुत अर्धशुष्क ड्राई और परिस्थितियाँ इस प्रकार की पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो राजस्थान का बांगड़ वाला क्षेत्र है वहाँ 25 सेंटीमीटर के आसपास पानी गिरता है, और अर्धशुष्क परिस्थिति है। इसके अलावा कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र भी जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम पानी देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इसलिए निरांचल परियोजना जो भी वर्ल्ड बैंक चला रहा है उसमें जो इंदिरा गांधी नहर को जोड़ करके राजस्थान के मैक्सिमम एरिया में पानी ले आने की कोशिश है। और आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड वाटर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान की मिट्टी बहुत अच्छी है, बस प्रॉब्लम वहाँ पे थोड़ी सी पानी की है। अब बात करेंगे हम सतलज के मैदान की। तो सतलज के मैदान के बारे में बात करने के पहले हम सतलज की लोकेशन को पूरा समझेंगे कि सतलज के मैदान की स्थिति क्या है।
तो सतलज के मैदान को आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो सतलज जो है, क्योंकि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये जो है पूरी प्रमुख नदियां हैं। और आप ये देखेंगे कि इस तरीके से रावी है, व्यास है, सतलज है, घग्गर है, यमुना है ना। घग्गर जो है अंतःस्थलीय नदी है, जिसको सरस्वती पुनर्जन्म योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में पुनः खोजने का प्रयास चालू होकर स्थल पर खत्म हो रही है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये वाला आपका सतलज के मैदान वाला इलाका है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए आप ध्यान से, ये आपको मिलेगा, आपको ये वाला जो है ये सतलज के मैदान वाला इलाका है। तो ये सतलज के मैदान वाले इलाके में क्या है भैया खास बात, कि यहाँ पर जो है ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ पर दोआब क्षेत्र मिलेंगे आपको, सिंधु सागर है आपकी नदियों के बीच में। तो जैसे रावी और व्यास के बीच में जो है यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दोआब क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये नदियों के बीच में ये आपका जो है ये वाला दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र दोआब कहलाता है, ये सिंधु सागर है। उसके बाद ये जो है आपका यहाँ पर जो है वो छाछ दोआब है ना। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा दोआब का जो क्षेत्र है वो पूरा पूरा जो दोआब का जो एरिया है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, ठीक है। दोआब का क्षेत्र, ये पूरा पूरा दोआब का क्षेत्र, ये देखिए आप, है ना। ये सिंधु सागर दोआब है जो कि सिंधु नदी और झेलम के बीच में, झेलम और चिनाब के बीच में छाछ दोआब है। तो सिंधु सागर और छाछ ये दोनों पाकिस्तान में दोआब। उसके बाद जो है रचना दोआब, तो रचना दोआब जो है वो चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में। उसके बाद बारी दोआब है वो रावी और सतलज के बीच में। तो ये लगभग जितने भी प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं जो कि दो नदियों के बीच का वाला क्षेत्र होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आप कुल मिलाकर के जितने भी नदी के प्रमुख क्षेत्र हैं या नदियों से जुड़े हुए प्रमुख भाग हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कौन से दोआब क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे इंडस और जो आपके झेलम है इसके बीच में सिंधु सागर है ना। दोआब क्या होता है, इट इज ए लैंड एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, है ना, इट इज ए लैंड एरिया बिटवीन द टू रिवर्स। तो इंडस और झेलम के बीच में जो है सिंधु सागर है। झेलम और चिनाब के बीच में जो है वो छाछ है। उसके बाद चिनाब और रावी के बीच में जो है रचना है वो भारत में। उसके रावी और व्यास के बीच में बारी है। और उसके बाद जो है वो व्यास और सतलज के बीच में जो है, व्यास और सतलज के बीच में जो है वो है आपका बिस्ट दोआब। तो ये लगभग दोआब हो गए। अब हम लोग बात करेंगे जो अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण भाग पर, ताकि ये जितना भी टॉपिक आपका है यहाँ पे मैक्सिमम हम कवर करा दें। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, अपर गंगा, मिडिल गंगा और पूरा का पूरा जो है अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, ये वाला एरिया पूरा आपको यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है। अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, ठीक। स्क्रीन पे देखेंगे आप अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा को, तो ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र आपको मिलेगा। ये गंगा का भाग है। अपर गंगा में रोहिलखंड मिलेगा, अवध मिलेगा। फिर मिडिल गंगा में आएंगे तो मिथिला, मगध मिलेगा। और फिर इधर ये आपका निम्न गंगा वाला भाग हो गया। तो आप पूरा का पूरा भाग समझने की कोशिश करें। यूपी का जो पश्चिमी भाग है, यूपी का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न यूपी वाला पूरा भाग जो है वो रोहिलखंड कहलाएगा ना। वेस्टर्न यूपी, अपर वेस्टर्न यूपी को आप बोलेंगे क्या, रोहिलखंड। और जो लखनऊ से लगा हुआ क्षेत्र वो अवध कहलाएगा। और जो नॉर्थ बिहार वाला एरिया मिथिला कहलाएगा। और साउथ बिहार वाला एरिया मगध कहलाएगा। उसके बाद जो वरिंद जो वाला इलाका है, वरिंद वो बेतवा कोसी महानदी पर। उसके बाद रेह वाला इलाका, ये पूरा पूरा। तो ये अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा, ये भी पूरा मैदानी भाग है। इसमें जो यूपी का पश्चिमी भाग है रोहिलखंड, लखनऊ के पास वाला अवध के मैदान, बिहार के जो उत्तर में मिथिला, उसके जो दक्षिण में मगध, कोसी महानदी के बीच में बारंद और दामोदर और स्वर्ण रेखा के बीच में रार, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। तो भारत में विस्तृत मैदान है। सर्वाधिक जो कल्टीवेशन और फर्टाइल लैंड है वो वाला क्षेत्र है गंगा का मैदान। अब राजस्थान हो गया, सतलज हो गया, गंगा में अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा हो गया। अब तीसरा जो हो गया वो है आपके ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है वो धुबरी से सदिया के बीच में। ब्रह्मपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी है। और धुबरी से लेकर सदिया के बीच में ये पूरा का पूरा इलाका है। और लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस मैदान में ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ हैं। और जितने भी आपके डेल्टाई क्षेत्रों में जो बील पाए जाते हैं, आंतरिक झीलें पाई जाती हैं, वहाँ देखने को मिलेंगी। और सदिया से धुबरी 650 किलोमीटर का है। और नेशनल वाटर हाईवे भी जो है यहीं पर बनाया गया है। और ये चावल और पटसन या जूट की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो हम बात कर रहे हैं, अब मैदान में जब हिमालय से नदियां ऊपर से आई, हिल से निकल करके नदियां अपने साथ बहुत सारा मलबा, कंकड़ पत्थर लेके आई। तो जो कंकड़ पत्थर या पेबल्स है वो नैरो बेल्ट के तौर पर ऊपर जम गया। तो कंकड़ पत्थर ऊपर और पानी नीचे, तो ये पूरा इलाका कहला गया भाबर।
और यहाँ पर जो है बेसिकली हिमालय से जो भी अवसाद सेडिमेंट आए वो पट्टी के रूप में एक नैरो बेल्ट में यहाँ पे जम गए 8 से 15 किलोमीटर के ऊपर, और इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में जो है नदियां बहुत सारे जो है अवसाद लेके आई और नीचे नदी बह रही थी, तो अब नदी दिखना बंद हो गई, वो नदी डिसअपेयर हो गई। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो कंकड़ पत्थर हैं, बोल्डर है, बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो ऊपर की तरफ रह गए और पानी जो है वो आपके नीचे की तरफ हो गया। इससे नदी क्या हो गई, डिसअपेयर हो गई। तो ये जो कंकड़ पत्थर ऊपर हो गए, कंकड़ पत्थर ऊपर हो गए और कंकड़ पत्थर ऊपर हो गए और पानी जो है नीचे हो गया, तो नदी जो है वो अदृश्य हो गई, डिसअपेयर हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है ये आपका भाबर कहलाया। तो जब हिमालय से नदियां निकली तो अपने साथ बहुत सारा मलबा, कचरा, है ना, बड़े बड़े बोल्डर लेके आ गए, तो ये भाबर हो गया 8 से 15 किलोमीटर तक। अब आगे क्या हुआ, 15 से 30 किलोमीटर तक के अब ऊपर जो है पानी चला गया, ऊपर पानी चला गया और कंकड़ पत्थर जो के छोटे छोटे टुकड़े थे कंकड़ पत्थर के, वो छोटे छोटे टुकड़े थोड़े स्मॉल पार्टिकल में यहाँ पर रहे और ये एक प्रकार के छोटे छोटे पेबल्स में बन गया। तो ये तराई वाला एरिया हो गया। अभी विदेश मंत्रालय तराई विजिट कार्यक्रम चला रहा है, जो बाहर से आए हुए विस्थापित हैं उनको बसाने के लिए। तो 15 से 30 किलोमीटर में यहाँ पे नदी अब जो है ऊपर हो गई, कंकड़ पत्थर नीचे हो गए, नदी यहाँ पे डिसअपेयर से अब अपेयर हुई, नदी दिखने लगी। जितना भी मर्सी लैंड है, दलदली जमीन होने से, वाटर प्रोन एरिया से, वाटर ब्लॉगिंग होने से, तो ये यहाँ पर देखने को मिला। और दलदली क्षेत्र था ये। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कई क्षेत्र देखने को मिलते हैं तराई वाले, और तराई क्षेत्र खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में भी है। अब इसके बाद क्या हुआ, भाबर हो गया, तराई हो गया। अब क्या हुआ कि खादर में क्या हुआ, नदी के दोनों ओर बाढ़ के मैदान पाए गए। अब नदी के दोनों ओर बाढ़ के मैदान पाए गए, इधर भी बाढ़ का मैदान, इधर भी बाढ़ का मैदान, इधर नदी घाटी, इधर नदी घाटी। तो यहां पर क्या हुआ, खादर बन गए। हर साल मानसून के दौरान बहुत सारा सेडिमेंट अवसाद इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे इतना सारा मलबा या सेडिमेंट अवसाद इकट्ठा हो गया कि बहुत सारा फर्टाइल लैंड हो गया, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा उत्पादकता यहाँ मिल गई। जैसे पंजाब में जितने भी खादर के मैदान है उनको बैट बोला जाता है। तो ये खादर भूमि जो है दोनों ओर बाढ़ के मैदान होने पर जो है वो नदी घाटी जो बनती है, इसके यहाँ पे ये न्यू ऑलिवियल सॉइल है। और जो बांगड़ है वो खादर से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, और खादर से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे जो ओल्ड ऑलिवियल सॉइल है और यहाँ पर भी उत्पादन होता है। और बांगड़ में क्या होता है कि कैल्शियम के थोड़े से पिंड बन जाते हैं CaCO3 के, और वो कंकड़ पत्थर जो है वो उस वजह से जो है बांगड़ के क्षेत्र में थोड़ा सा अपर्दन होता है, तो ऊपर की जो मिट्टी है वो थोड़ी नष्ट हो जाती है और जो कंकड़ वाली मिट्टी बच जाती है उसको जो है भूड़ भी कहते हैं। तो कंपेरेटिवली खादर से ये उतनी अच्छी फर्टाइल नहीं होती और कल्टीवेशन के लिए उतनी पॉजिटिवली ये काम नहीं करती। तो ये आपके भाबर हो गया, तराई हो गया, खादड़ हो गया, बांगड़ हो गया। लगभग मान के चलिए ये मुख्य परीक्षा में कई बार आ जाता है कि भाबर क्या है, तराई क्या है, भाबर और तराई में क्या अंतर है, खादड़ क्या है, बांगड़ क्या है। तो खादड़ न्यू ऑलिवियल सॉइल है ना, बांगड़ जो है वो जो है ओल्ड ऑलिवियल सॉइल है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आपको रखनी है। इसके साथ ही साथ जो है हम अपनी कक्षा में आगामी समय में जो भी टॉपिक अगर देखेंगे तो उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और ये हमने अपने अब तक के लेक्चर में जो भी चीज़ें कराई, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू लेंगे। ठीक है, हमारे वीडियोस देखते रहें, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। यूनिट 10 हमारी आयोग चालू हो चुकी है, कंटिन्यू आयोग लेके आएंगे। यूनिट 1 मध्य प्रदेश की हिस्ट्री हमारी चालू हो चुकी है। हम लोग पाषाण काल से, वैदिक काल से, प्रागैतिहासिक काल को लेते हुए जो है मौर्योत्तर तक आ गए हैं, उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। आयोग हमारे कंटिन्यू चालू है। यूनिट 7 हमने स्टार्ट कर दिया है सैटेलाइट और जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा, स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के साथ। इसके बाद हमारा, हमने आपको पहले भी बता दिया कि MP के जो 4 पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम ये पूरा करके MP के GK करंट और स्पोर्ट्स कंप्लीट करेंगे तो 33 से 35% MP कवर हो जाएगा। टेक्निकल टॉपिक में यूनिट 10 आयोग, यूनिट 9 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन और कंप्यूटर का बेसिक क्लास, प्लस यूनिट 7 प्लस करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स लेंगे। और बेसिक जो GS का टॉपिक है उसमें ज्योग्राफी से हमने क्लास चालू कर दी है, पॉलिटी जल्दी वीडियो मिलेंगे आपको, और फिर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री को भी लेके आएंगे हम, जनरल साइंस को भी लेकर हम आएंगे। पूरा कोर्स होने वाला है, पूरे अच्छे तरीके से होने वाला है। खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और ईमानदारी से जो है आप लगातार पढ़ाई करते रहें। हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर है उस नंबर पर आप जो है जाकर के जो है आप हमको व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना कोर्स का नाम, आप कहाँ से रहने वाले हैं और ये तमाम जानकारी जो है आप हमको दे करके जो है, ये हमारे स्क्रीन पे नंबर है 9584928252, है ना, 9584928252। इस नंबर पे जो है आप कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपनी डिटेल हमको दें, अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, अपना मीडियम, आप कहाँ से हैं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रीलिम्स करना चाहते हैं 2100 रुपये जमा करें, है ना, फ़ोनपे पे। मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं 3000 रुपये जमा करें, और 5100 रुपये में प्री प्लस मेंस कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हम आपको। इसमें हम आपको पूरा बेसिक समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, एप्लीकेशन समझाएंगे,
और इसके साथ MCQ कराएंगे प्रीलिम्स के लिए 10 से 15,000 और मेंस के लिए 1500 से 2000 आंसर राइटिंग करेंगे, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर। क्योंकि यूट्यूब पे देखिए पूरे वीडियो अपलोड नहीं किए जाएंगे, यूट्यूब पे 20 से 25% वीडियो अपलोड किए जाएंगे, 75% जो बचे हुए वीडियो हैं वो पेड कोर्सेज का हिस्सा है, तो वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जो हमारे पेड कोर्स के हिस्से में शामिल हुए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं और लगातार जुड़े रहें, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, अच्छा लगे तो हमें सुझाव भी दीजिए, कुछ कमियां लगे तो वो भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाइए ताकि जो लोग हैं इसका बेनिफिट उठा पाएँ और मैक्सिमम लोगों तक जो है क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। धन्यवाद। मैं महेंद्र मूले अपनी इस श्रृंखला को संक्रांत 2022 MPPSC प्री प्लस मेंस को कंटिन्यू आपके बीच में लेकर आऊँगा। धन्यवाद। बहुत देर का हो गई।